लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तुम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहां बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकेंगे, भेज सकेंगे। मित्रों, हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें। तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई, किसान भाई, आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है।
अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं, इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेश लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है, तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है, इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे, तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे एक हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हमारे जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फसल समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी हरियाणा में 1763 गांव में 393 बागवानी फल समूह इनकी पहचान की गई है। हम एफपीओ अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बना रहे हैं। 1000 एफपीओ बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास एफपीओ ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक एफपीओ में 300 किसान ये सदस्य होते हैं। तो ये भी हमारी योजना रहेगी कि हम लोग जो अपना अपना एफपीओ बनाया है, अच्छी बात है, जिन्होंने अपना एफपीओ भी नहीं बनाया है वो भी अपने आसपास के किसानों को इसमें शामिल करें और सभी की आय बढ़े। ये एक परोपकारी काम भी हमको आगे बढ़ करके करना चाहिए। हम सीधे प्रत्येक क्लस्टर में जो बनाए गए हैं उसके अंदर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन और इसी प्रकार से बागवानी उपज के लिए मार्केटिंग और किसान को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर भी हमने 33 परियोजनाओं पर 94 करोड़ रुपए लगा करके इसको पूरा कर लिया है। लगभग 116 करोड़ लागत की अन्य 44 परियोजनाएं ये अब स्थापित की जा रही हैं, जो वर्ष के अंत तक ये पूरी हो जाएंगी। बहुत से हमारे फल हैं, जैसे आम है, अमरूद है, बेर है, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, केला, पपीता, सिट्रस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ लागत का 50% हम देते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये प्रतिशत जो है 85% तक हम करते हैं। इसी प्रकार सब्जियों की खेती के लिए भी हमने एकीकृत मॉडल ये जो बनाया है, इस पर भी हम ये सब्सिडी देते हैं। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढिंगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। जहां तक पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल प्रलीन नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है। ये सब ऐसी तकनीक है जो आज फल और सब्जी के उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। गुणवत्तापूर्वक सब्जी पौध, क्योंकि पौध भी अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किसान की, तो उसको ऐसी जो सब्जी की पौध अच्छी अगर मिलती है तो उसको अपने किसान अच्छी प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं।
उच्च तकनीक वाले जो ग्रीन हाउस हैं उसके अंदर ये पौध, मिट्टी रहित पौध, ये वहां उत्पादन कराया जाता है। मीडिया यानी मिट्टी रहित पौध को शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन, ये पौध बहुत सफलतापूर्वक बनाई गई है। जो हमारे किसानों के एक्सीलेंस सेंटर्स हैं उसमें घरोंडा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम और रोहतक, गुरुग्राम और रोहतक दोनों जगह, ऐसे ही जो फ्रूट्स का हमारा एक्सीलेंस सेंटर है मांगियाना सिरसा और इंटीग्रेटेड बागवानी विकास केंद्र पलवल और सुंदरा, इसमें बुकिंग करके और हम पौध जो है वो सप्लाई करते हैं। अभी हमने 2022-23 यानी पिछले वर्ष में ये जितनी भी स्कीमें हैं इसके अंदर लगभग 25,000 लाभग्राही, इनको 166 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है, जिसके अंदर पॉली हाउस वर्टिकल फार्मिंग, बॉम्बे स्टैकिंग वर्टिकल फार्मिंग, फ्रूट एरिया, मशरूम यूनिट मीडियम कॉस्ट, मशरूम यूनिट लो कॉस्ट, कोल्ड स्टोरेज, वाटर टैंक, ऐसी जितनी योजनाएं हैं इन योजनाओं में 222-23 के अंदर हमने लगभग 166 करोड़ रुपए की सहायता ये किसानों को दी है। इजराइल और हरियाणा, इसको मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि हमारा जैसे हरियाणा की भूमि और जलवायु है, ऐसे ही इजराइल की भूमि और जलवायु ये भी लगभग समान है। तो समान एक प्रकार से सब पैरामीटर्स होने के नाते से हमको ऐसे देश के साथ जो इन चीजों में बहुत प्रगति कर चुका है उसके साथ ही हमें कोई अपने समझौते करके उनके तकनीक का उपयोग करना होगा। तो हमने इजराइल की सहायता से बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसका हमको लाभ हो रहा है, चाहे वो फलों में, सब्जियों में, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, ये सब इजराइल की टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 14 ऐसे उत्कृष्ट केंद्र अर्थात एक्सीलेंस सेंटर्स, ये सब एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अगले इस वर्ष में, करंट ईयर में 2023-24 में राज्य में 3 और नए एक्सीलेंस सेंटर्स ये भी स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, प्याज के लिए पेनंगवा नूह और फूलों के लिए मुनीपुर झज्जर, यहाँ 3 स्थानों पर भी एक्सीलेंस सेंटर ये बनाए जा रहे हैं। अंजनथली में हमने विशेष इस बार विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है, अर्थात करनाल जिला अंजनथली, जिसमें बागवानी विश्वविद्यालय होगा। तो उस बागवानी विश्वविद्यालय के बनने के बाद हमको सब्जियां और फल इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक अवसर ये मिलने वाला है। इसी प्रकार जो केंद्र हमारा शहद यानी प्रोसेसिंग का है रामनगर में, वहां ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग ये सुविधा सब उपलब्ध है। अर्थात हम शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है उसका उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए मधुमक्खी पालक अपना शहद और शहद के उत्पादों को अच्छा अपनी इच्छा अनुसार देश विदेश में भेजने के लिए भी उनको एक अवसर मिलेगा। हम साथ साथ इस केंद्र पर शहद की मूल्य वृद्धि के लिए शहद से बने हुए उत्पाद जैसे शहद मिल्क, शहद आइसक्रीम, शहद बिस्कुट व शहद की टॉफियां, इसको बनाने के लिए भी प्रशिक्षण देने का एक केंद्र हमने बनाया है ताकि वो प्रशिक्षण लेकर के और हमारे नौजवान स्टार्टअप्स के माध्यम से हम मार्केटिंग के लिए ऐसी सब चीजों को उपलब्ध करा सकें और वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। मित्रों, मैं अनुरोध करता हूं कि मधुमक्खी पालन समूह इसका हम गठन करें और ये समूह विशेष तौर पर शहद और उनके उत्पादों को विदेश में ये निर्यात कर पाएंगे। हम अपने उत्पादन का, कृषि उत्पादों का जितना एक्सपोर्ट अधिक करेंगे उतना हमारे प्रदेश की आर्थिक अच्छी होगी, देश को भी एक प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज इस रूप में बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारी वर्कफोर्स, हमारे जो युवा, उनके काम की कीमत ये और बढ़ेगी और उनको कभी कभी जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो विदेश में जाने के अवसर भी उनके खुलते हैं। तो हमारे युवकों को रोजगार कैसे मिले, कैसे वो यानी रोजगार पूर्वक आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत सी हमारी सोच और योजनाएं चल रही हैं। ऐसे ही एक विषय होता है, चाहे वो फल की खेती हो, फूलों की खेती हो, सब्जी की खेती हो अथवा परंपरागत खेती हो, इसमें रिस्क बहुत बड़ा। कई बार तो हमारी खेती खुले आसमान के नीचे होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अधिक बारिश होती है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो इन चीजों से बहुत बड़ा एक प्रकार से नुकसान फल और सब्जियों का ज्यादा होता है। तो ऐसे फल और सब्जियों के नुकसान की इसकी भरपाई करने के लिए विशेष योजना भावांतर भरपाई हमने चलाई है। तो इस भावांतर भरपाई योजना में भी ऐसे फल और सब्जी के जो हमारे किसान भाई हैं इनको हम सहायता दे रहे हैं
अभी तक 9,485 किसान, 9,500 किसान लगभग, जिनको 23 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। ऐसी 21 बागवानी फसलों को उनका जो एक संरक्षित मूल्य है उसके हिसाब से इनको योजना की एक प्रकार से घाटे की भरपाई ये की जाती है। जहां तक एफपीओज का विषय है, जैसा मैंने बताया कि जिन किसानों ने एफपीओज अभी नहीं बनाए हैं वो एफपीओज बना करके उस एफपीओ की गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, क्योंकि जिन किसानों को हमने उसमें जोड़ा है उन किसानों को भी लाभ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चिंता हमको जो आगे लगने वाले प्रगतिशील किसान हैं इनको करनी होगी। केवल नामचारे से किसानों को जोड़ा और उनको लाभ न दिया तो ये हमारी ओर से किया गया एक बहुत बड़ा दोष होगा। इसके प्रति भी एक प्रकार से मैं आगाह करना चाहता हूं, सजग रखने के लिए आपको इस बात को मैं कह रहा हूं। एक नई योजना मैंने हरियाणा में जो बनाई है कि बागवानी की बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी हमने शुरू की है और शायद हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की योजना चलाई है। इसमें वो सभी 21 फसलें जो भावांतर भरपाई योजना में हैं उन सबको इसमें जोड़ा है और इसमें राशि भी हमको जो नुकसान होता है उसकी राशि भी बहुत अच्छी मिलती है। यानी सामान्य थोड़ा सा प्रीमियम देने के बाद सब्जियों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जी और फलों के लिए और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ ये बीमा कराया जाता है। तो हम नुकसान के रिस्क को कवर करने के लिए बागवानी बीमा योजना ये जरूर इसमें शामिल हों ताकि किसी प्रकार की कोई मौसमी अथवा अन्य प्रकार के कोई नुकसान की स्थिति बनती है तो भरपाई इसकी हो सके। मित्रों, जल संरक्षण ये भी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चाहे परंपरागत खेती हो, फल हो अथवा सब्जी हो, सिंचाई के लिए जल की मात्रा खूब प्रयोग होती है। लेकिन हरियाणा चूंकि इस प्रकार का एक प्रदेश है जिसमें पानी के स्रोत अपने बहुत कम हैं, तो हमने जल प्रबंधन के नाते से विशेष प्रकार की जो अपनी टीमें बनाई हैं, जल को संरक्षित करना, जल का उपयोग कम से कम करना और ट्रीटेड वाटर जो है जिस पानी का हम संशोधन करते हैं उसका पुनरुपयोग करना, रीयूज करना, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रदेश के हर किसान को जितनी उसकी आवश्यकता सिंचाई के पानी के लिए है उसको हम दे पाएंगे। इन सब कामों के माध्यम से मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां न्यूनतम आवश्यकता पानी की उनकी पूरी न होती हो। दक्षिण हरियाणा में भी हमने वहां के तालाबों को बरसात के दिनों में भरवाते हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं आज जमीन के पानी का लेवल 10-10 मीटर तक ऊपर आ गया है। माइक्रो इरिगेशन का भी हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर के आ रहे हैं। हमारे जितने इरिगेशन के चैनल्स हैं उनको भी हम ठीक करवा रहे हैं, उनकी भी मरम्मत कराई जा रही है, नए चैनल भी बनाए जा रहे हैं। तो इस जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जो हमारा जल बचाने का एक कार्यक्रम है बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हम बागवानी फसलों के लिए माइक्रो इरिगेशन की प्रणाली ये जरूर अपनाएं। कहीं भी खुला पानी हम इसमें न डालें और इसमें तालाब बनाने की प्रणाली भी हमने शुरू की है। इसके अंदर भी अनुदान की जो सीमा है उसको हमने 75,000 रुपए से बढ़ा दिया है और ये तो लाखों रुपए तक भी मिलता है साइज के हिसाब से। इसलिए हम लोग निश्चित पानी का बचाव करने के लिए आगे बढ़ें। कम पानी से अधिकतम सिंचाई के लिए भूमिगत जो पाइपलाइन स्कीम है इसके अंतर्गत भी हमको आना चाहिए। अभी तक हमने प्रति एकड़ 10,000 रुपए, अधिकतम 60,000 रुपए तक 52,000 किसानों को 233 करोड़ रुपया इसमें दिया है। तो हम निश्चित रूप से इसको अपनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम प्रगतिशील किसान इनके सम्मान की भी योजना में रखते हैं। प्रगतिशील किसान और नए किसानों को ट्रेंड करें, इसकी भी हम योजना बनाते हैं। हमने 2 तरह की योजना ऐसी बनाई है कि जो प्रगतिशील किसान अपना काम अच्छा करते हैं, दूसरे लोगों को ट्रेंड करते हैं, उसके नाते से उनकी 3 श्रेणियां बना करके और हमने उनके नाम रखे हैं। प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 किसानों को जो मिलेगा वो 3-3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी तक इसके लिए 287 प्रगतिशील किसानों का हमने चयन किया है। हम भी इस श्रेणी में आए ताकि दूसरों किसानों को भी अपने जैसा बनाएं और अपनी खेती प्रगतिशील किसान के नाते से अपेक्षा अनुरूप हमारी उत्पादकता बढ़े, हमारे पानी का उपयोग कम हो और हम उसका एक उद्योग लगा करके प्रोसेसिंग के नाते से भी उसका उपयोग कर सकें। तो ऐसे सभी पैरामीटर्स को ध्यान करके मैं एक अच्छा प्रगतिशील किसान बन सकता हूं,
मैं अग्रणी प्रगतिशील किसान बन सकता हूं, ये मन में भाव लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने जैसे अपने आसपास के 10 किसानों को और ट्रेंड करें, 10 को करें, 5 को करें, 8 को करें, जो भी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम करें। अभी मैं समझता हूं कि हमारे प्रगतिशील किसानों की संख्या लगभग 1000 के आसपास ही हो सकती है, लेकिन अगर हम और 10-10 किसानों को अपने जैसा किसान बनाने के लिए 1 साल में 2 साल में प्रेरणा देकर के आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से यह संख्या हमारी लाखों तक पहुंच सकती है। तो लाख किसान अगर इस ओर आते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ये हमारे कारण से होगा। सरकार इन कामों के लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमको अग्रणी एक प्रकार से व्यक्तित्व की भूमिका निभानी पड़ेगी। जो साधनों की आवश्यकता है इसकी चिंता सरकार के नाते हम करेंगे। मित्रों, आप लोग आगे बढ़ें। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हम प्राकृतिक साधनों का दोहन करें, इनका शोषण ना करें और प्राकृतिक साधनों के नाते से अपनी खेती की उपज इस प्रकार से करें कि जो हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे, हमारी आमदनी भी बढ़ाए और अपने जैसे किसान और भी बनाए। इतनी बात कह करके मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रगतिशील किसानों से उनका ये संवाद। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रगतिशील किसानों से सीएम ने संवाद किया। क्या कुछ कहा उन्होंने सुना आपने। उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों की पूर्ति करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा मौसम के हिसाब से सब्जियों का उपयोग होता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा नई तकनीक अपनाकर आप खेती कर रहे हैं। देखिए, आधुनिक तकनीक की ओर किसान बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में फलों सब्जियों की खपत ज्यादा है, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियां किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ सरकार खड़ी है। सीएम ने तमाम बातें कही। किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं, सीएम ने कहा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हम लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, सीएम ने इसकी भी जानकारी दी। और किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कीटनाशक का उपयोग कम हो रहा है और कम करना चाहिए किसान को। प्रगतिशील किसानों से सीएम का ये संवाद, जब उन्होंने आधुनिक खेती का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कम से कम कीटनाशक का उपयोग करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।